अपने पिता को याद करते हुए ध्रुव की आंखों में से एक आंसू छलक पड़ा, जिसके बाद अचानक से वो हंसते हुए कहने लगा, शुक्रिया बाबा, तहे दिल से शुक्रिया। और इतना कहते ही ध्रुव ने एक ताकतवर चीख निकाली जो किसी शेर की दहाड़ की तरह लग रही थी। और फिर जैसे ही ध्रुव ने ताकतवर आवाज निकाली तो अचानक से उसके शरीर से ढेर सारी अंदरूनी शक्तियां निकलने लगी, जो सीधे हरे रंग की दिव्य रोशनी के पास जाने लगी। और जैसे ही लावा की तरह उफनती दिव्य रोशनी बवंडर तक पहुंच चुकी शक्तियों से टकराई तो वो उसे वापस ऊपर की तरफ ले जाने लगी, जिससे शक्तियों का हीरा सुरक्षित हो गया। इतने में ध्रुव ने एक बार फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वापस जाओ शक्तियों, तुम मेरे शक्तियों के हीरे को नहीं तोड़ सकती। इस दौरान वो हरे रंग की रोशनी हरी शक्तियों को ढकेलते हुए वापस शक्तियों के रास्ते पर ले गई, जिससे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी और ध्रुव का शरीर जोरों से कांपने लगा। इसके तुरंत बाद उसके शरीर में 10 छेद होते हुए दिखाई दिए, जिसमें से हरे रंग की चमकती हुई रोशनी बाहर निकलती हुई दिखाई देने लगी। उस चमकती रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया था और जैसे ही वो ध्रुव के शरीर से बाहर निकलने लगी तो ध्रुव का तेजी से घूमता शक्तियों का बवंडर भी धीमे होते हुए रुक गया। इतने में शक्तियों के बवंडर के अंदर का हरे रंग का हीरा अचानक से बहुत तेजी से चमकने लगा और इस चमक के साथ ही ध्रुव के शरीर में हुए सभी छेद भी भरने लगे। तभी ध्रुव ने अपनी आंखें खोलते हुए देखा कि फिलहाल वो एक हरे रंग की चमक के साथ जगमगा रहा था। फिर ध्रुव अपनी बढ़ी हुई शक्तियों को महसूस करने लगा और वो तुरंत बिस्तर से छलांग मारते हुए जमीन पर आ गया। दरअसल ध्रुव के शक्तियों के हीरे के थोड़ा मजबूत होने पर जो भी शक्तियां ध्रुव ने बाहर निकाली थी, तकरीबन उतनी शक्तियां हीरे में तैयार भी हो गई थी। यही वजह थी कि ध्रुव अपने शरीर में फिलहाल ऐसी शक्ति महसूस कर पा रहा था जैसी उसे आज तक कभी नहीं हुई थी। तभी इस एहसास के चलते ध्रुव के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। आखिर मैं कामयाब हो ही गया। और इस खुशी के साथ ही ध्रुव ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि वो अपनी सारी शक्तियां खो देने से बाल बाल बच गया था। वहीं उस एहसास के चलते ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा, जिसके बाद उसने तुरंत अपनी मुट्ठियों को बंद करते हुए देखा कि वो हरे रंग से चमकने लगी थी। इसके अलावा ध्रुव ने तुरंत अपना पैर जमीन पर पटका और वो बिजली की रफ्तार से सीधे खिड़की के पास पहुंच गया। फिर ध्रुव ने खिड़की के पास की दीवार पर अपनी मुट्ठी में शक्तियां लाते हुए उस पर एक जोर का हमला किया और उसके दीवार पर हमला करते ही उसमें एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिसमें से ढेर सारी धूल उड़कर उसके कमरे में फैल गई। इसके अलावा ध्रुव को दिख रहा था कि बाहर से ढेर सारी रोशनी भी अब कमरे के अंदर आने लगी थी। ये देखकर ध्रुव ने हंसते हुए खुद से कहा, बेटा ध्रुव, कमरे का खर्चा तो थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया। और इतना कहकर ध्रुव वापस बिस्तर के पास आ गया। तभी अचानक उसकी नजर अपनी उंगलियों पर चमकती हरे रंग की रोशनी पर पड़ी, जिसके साथ उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी ध्रुव मन ही मन सोचने लगा, अब जो यहाँ का खर्चा बढ़ ही गया है तो क्यों ना पूरा दाम ही वसूल कर लिया जाए। ये कहकर ध्रुव ने तुरंत अपनी उंगली को लहराते हुए उसमें से हरे रंग की शक्ति को बाहर निकाला, जो किसी तीर की तरह सीधे जाकर पास ही रखे एक फूलदान से टकरा गई। फिर उस शक्ति के टकराते ही वो फूलदान फूटकर टुकड़ों टुकड़ों में कमरे में बिखर गया। ये देखकर ध्रुव बहुत खुश हुआ कि अब वो अपनी शक्तियों को इस तरह से इस्तेमाल कर पा रहा था। जाहिर सी बात है कि महादक्ष रैंक हासिल करने पर शक्तियां शरीर से बंद नहीं रह जाती थी और इसलिए अब वो उन्हें शरीर के बाहर निकालकर अपने दिमाग से काबू कर सकता था। इसके बाद ध्रुव ने कमरे में उड़ रही धूल और फूलदान के टुकड़ों को देखकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो सीधे हरे कमल के प्लेटफॉर्म की तरफ वापस बढ़ने लगा। इतने में अचानक ध्रुव की नजर कमरे में आती हुई धूप पर पड़ी, जिससे ध्रुव समझ गया कि इस वक्त जरूर दोपहर हो रही होगी। ये महसूस करते ही ध्रुव काफी हैरान हो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे इतना वक्त लग गया था। फिर ध्रुव खिड़की के पास बने गड्ढे को देख ही रहा था कि अचानक से कमरे के अंदर युगराल आ गया और उसने कमरे की हालत को देखकर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, क्या तुम यहाँ पर कुश्ती लड़ रहे थे, वो भी अकेले? जी भर गया हो तो कल के लिए थोड़ी शक्तियां बचा भी लो। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन तभी अचानक युगराल को कुछ महसूस हुआ और उसने ध्रुव का चमकता हुआ चेहरा देखकर हैरानी में कहा, क्या तुम्हारी शक्तियां महादक्ष रैंक की क्यों लग रही हैं? एक मिनट, क्या तुमने महादक्ष रैंक हासिल कर लिया? और युगराल का यह सवाल सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो युगराल जैसे शक्तिशाली इंसान से तो ये बात छुपा नहीं सकता था। वहीं ध्रुव का जवाब सुनकर युगराल अपनी दाढ़ी सहलाने लगा और फिर उसने ध्रुव को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। कुछ सोचते हुए ध्रुव से सवाल भी किया, अच्छा एक बात सच सच बताओ, ये शक्तियां तुम्हारी असली शक्तियां हैं ना? लेकिन युगराल का सवाल सुनकर ध्रुव का दिल अचानक से एक पल के लिए थम गया। फिर उसने युगराल को गौर से देखते हुए ये सोचा कि आखिर युगराल अचानक से उससे ये सवाल क्यों कर रहे थे। तभी युगराल ने ध्रुव के चेहरे पर आती परेशानी को देखकर उसे समझाने की कोशिश की। अरे ध्रुव, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो तो बस मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मेरा मतलब कि तुम तकरीबन 20 साल के हो, तो इस हिसाब से तो तुम इतने कम वक्त में एक शक्ति सम्राट से लड़ने के काबिल हो ही नहीं सकते, चाहे तुम अपनी माँ के पेट से ही क्यों ना ट्रेनिंग करके आए हो।
इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर में कोई बहुत ही ताकतवर शक्ति रहती है ना? और शायद तुम उस शक्ति का इस्तेमाल करके ही किसी शक्ति सम्राट से लड़ पाते हो। मैंने सही कहा ना? लेकिन ध्रुव ने अभी भी युगराल से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इस वक्त उसके इरादों को समझ नहीं पा रहा था। तभी युगराल ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से आगे कहा, अरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो इतना? मेरी बातों के पीछे कोई और मतलब नहीं है, इसलिए फिक्र करना छोड़ो। वो तो बस मैंने तुम्हारी असली शक्तियों को इस तरह बढ़ते हुए देखा, इसलिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे कुछ ना कहने पर ही मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं। और क्या हुआ अगर वो शक्तियां तुम्हारी नहीं है तो? अगर तुम उसे काबू कर पा रहे हो, इसका मतलब कोई शक्ति सम्राट भी तुमसे घबराएगा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, और वो है ताकत। इसलिए मेरे ख्याल से जब तक तुम्हारे पास ताकत है, लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहां से आ रही है, क्योंकि सभी के लिए सिर्फ एक ही बात जरूरी है कि तुम्हारे पास ताकत है या नहीं। वहीं युगराल की बातें सुनकर ध्रुव कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाने लगा। जाहिर सी बात है कि वो भी इस बात को अच्छी तरह समझता था कि मार्कस में सिर्फ इतना ही जरूरी था कि कोई ताकतवर है या नहीं, और युगराल ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इसलिए उसे फर्क भी नहीं पड़ता था कि आखिर ध्रुव की ताकत आ कहां से रही थी। तभी युगराल ने ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब होते हुए देख बात बदलना ही सही समझा। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये देखो मुझे क्या मिला। इतना कहकर युगराल ने तुरंत अपने पास से एक बहुत ही पुराने से दिखते कागज में लिखा एक लेटर बाहर निकाला, जिस पर सफेद रंग के बादल बने हुए थे। इसके साथ ही बादलों में से एक तलवार आर पार हो रखी थी, जिसे देखकर ध्रुव को समझ आ गया कि वो किसका निशान था। ये लेटर अंबरदल का है। और ध्रुव को उस लेटर पर बने निशान को पहचानते देख युगराल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये लेटर अंबरदल से आया है। हाँ ये लेटर अंबरदल से आया है। रुको मैं पढ़ता हूँ। ये न्योता है अंबरदल का, जो कुछ खास और ताकतवर दलों के लीडर्स और कुछ और ताकतवर लोगों के लिए है। वहीं युगराल के मुंह से लेटर पर लिखी बातें सुनकर ध्रुव ने हैरान होते हुए कहा, क्या न्योता? लेकिन किस चीज का? फिर ध्रुव के चेहरे पर छाई हैरानी को देखकर युगराल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई तुम्हें तो पता होना ही चाहिए। अंबरदल ढूंढ ढूंढ कर ताकतवर लोगों को अपने पास बुला रहा है, कल पूरी होने वाली 3 साल की शर्त के लिए। वो लोग चाहते हैं कि सभी ताकतवर लोग तुम्हें और लारा ज़यान को लड़ते हुए देखें, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि लारा दल की अगली लीडर बनने वाली है। इसका मतलब अंबरदल वाले सभी को ये दिखाना चाहते हैं कि उन लोगों ने लारा को कितनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है, और ये सब वो लोग सिर्फ लारा का नाम साम्राज्य में फैलाने के लिए कर रहे हैं, ताकि सभी उसे इज्जत से देखने लगे। क्योंकि कल को अगर वो अंबरदल की लीडर बनती है तो न सिर्फ अंबरदल में बल्कि उसके बाहर भी उसका दबदबा होना बहुत जरूरी है। इस पर ध्रुव ने हंसते हुए युगराल से कहा, अंबरदल वाले कुछ ज्यादा ही गलतफहमी में नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर लारा सबके सामने हार गई तो अंबरदल वाले किस किस से मुंह छुपाते फिरेंगे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि अंबरदल की लीडर इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। वहीं ध्रुव की बात सुनकर युगराल ने कुछ सोचते हुए ध्रुव को बताया, ये लेटर अंबरदल की लीडर ने नहीं लिखा है। जितना मुझे पता है वो लीडर तो फिलहाल अंबरदल में है ही नहीं, और वो भी अभी से नहीं, काफी वक्त पहले से। इसलिए फिलहाल तो अंबरदल को उसके बुजुर्ग ही संभाल रहे हैं। लेकिन युगराल के मुंह से ये बात सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या अंबरदल की लीडर अंबरदल के साथ है ही नहीं? लेकिन लारा के लिए तो ये 3 साल वाली शर्त कितनी जरूरी है। ऐसे मौके पर अगर उसकी गुरु ही उसके साथ नहीं है तो कौन रहेगा? और ध्रुव की ये बात सुनकर युगराल ने तुरंत ध्रुव से कहा, जितना मैंने सुना है उस हिसाब से तो जब हम हुनारा शहर में दोनों रहस्यमयी शक्ति सम्राटों से भिड़े थे, तब मेघावत और अंबरदल के लीडर वहां पहुंच गए थे। और जैसा कि मेघावत ने मुझे बताया कि उस लीडर को ना जाने किसी चीज का टुकड़ा मिला, और उसके बाद से वो वापस अंबर पर्वत लौटी ही नहीं। मुझे लगता है कि शायद उस लड़की को दोनों रहस्यमयी शक्ति सम्राटों से जुड़ी कोई चीज मिल गई हो, जिस वजह से वो इतनी परेशान हो गई कि ऐसे जरूरी मौके पर भी वो उनका पता लगाती रही। वहीं युगराल की बात सुनते ही ध्रुव ने मनी मन एक राहत की सांस ली। दरअसल वो अच्छी तरीके से जानता था कि अंबरदल की लीडर का ना मौजूद होना उसके और युगराल के लिए काफी अच्छी खबर थी, क्योंकि अगर वो वहां मौजूद होती तो फिर उन दोनों के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता। तभी युगराल ने ध्रुव को कुछ याद दिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। और तो और इस बहुत जल्द से मेरा मतलब सिर्फ कुछ ही दिन है, क्योंकि सभी जानते हैं कि लारा उसके कितने करीब है। इसलिए कोशिश करना कि मुकाबला खत्म करके जल्द से जल्द अंबरदल से गायब हो जाओ, क्योंकि अगर गलती से भी वो तुम्हारे रहते हुए वहां आ गई तो फिर ना जाने क्या हो जाए। और युगराल की बात सुनकर ध्रुव हामी भरते हुए अपना सिर हिलाने लगा। फिर धीरे धीरे दिन ढलता गया और फिर ध्रुव युगराल से विदा लेते हुए सड़क पर चलकर सीधे दरबार नीलामी घर पहुंचा। वहीं नीलामी घर के अंदर पहुंचते ही इत्तेफाक से ध्रुव को सायरा हॉल में घूमती हुई मिल गई। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।
जिसके बाद सायरा ने अपने आसपास के लोगों को दूर करते हुए ध्रुव के साथ ऊपर के कमरे में जाना शुरू किया। जिसके बाद जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचकर एक खिड़की के पास बैठे तो सायरा ने नौकरानी से 2 प्यालों में चाय भरवाने के बाद उसे कमरे से बाहर भेज दिया। ऐसा करते ही सायरा खिड़की पर लगे शीशे से नीलामी घर में आते जाते लोगों को देखने लगी। तभी उसने अचानक से ध्रुव से सवाल किया, तो क्या तुम कल अंबरदल के पास जा रहे हो? और सायरा का सवाल सुनते ही ध्रुव ने अपना चाय का प्याला ऊपर उठाते हुए कहा, हाँ। ये सुनते ही सायरा ने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ करते हुए उससे आगे कहा, तो आखिरकार 3 साल बीत ही गए, वो भी कैसे पलक झपकते ही। नहीं। इतना कहकर वो ध्रुव के चेहरे को देखने लगी जिस पर अभी भी वो मास्क चढ़ा हुआ था। तभी सायरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अरे कम से कम अभी तो तुम उसे उतार सकते हो ना। ये सुनकर ध्रुव एक पल के लिए तो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए अपने हाथ चाय से गीले किए, जिसके बाद उसने अपने चेहरे पर से सायरा का दिया हुआ वो मास्क उतार दिया। वहीं उसके मास्क उतारते ही वो मामूली सा चेहरा गायब हुआ, जिसकी जगह ध्रुव के हैंडसम चेहरे ने ले ली। इसके साथ ही सायरा लगातार ध्रुव को देखती रही और ये सोचने लगी कि कैसे 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद भी वो अभी तक गोरा दिख रहा था। तभी सायरा ने कुछ सोचते हुए ध्रुव से सवाल किया, वैसे एक बार अंबरदल के साथ तुम्हारी ये मुलाकात खत्म हो जाए फिर तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम इसके बाद अपने घर वापस लौट जाओगे? वहीं सायरा का सवाल सुनकर ध्रुव ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ, घर तो वापस लौटूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। उसके बाद मैं रक्षा अकेडमी के लिए निकल पड़ूंगा। और ध्रुव का जवाब सुनते ही सायरा एक पल के लिए हैरान रह गई। क्या? रक्षा अकेडमी? क्यों? अच्छा, अब समझी, इरा से मिलने के लिए, है ना? क्या होगा जब लारा जयान और ध्रुव शौर्य एक बार फिर आमने सामने अपने 3 साल की शर्त को पूरा करने के लिए आएंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।